वेलकम टू केडी स्टडी बाय राजा में आपका स्वागत है। तो हमने लास्ट क्लास में बात किया था इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत, पूरा का पूरा आपको पढ़ाया जाएगा। और लास्ट क्लास तक हमने बात किया था कि संविधान बनाने का जो एक्चुअली द प्रोसीजर एंड द कॉम्बिनेशन और ढांचा, ये सब कैसे चला, कौन कौन सा सिनेरियो है इसमें, और इसी के बिहाफ पर पूरी चीज़ें क्या होंगी आपके लिए चलाई जाएंगी। इसी सब पे क्या होगी हमारी चर्चा रहेगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कही जाए तो इसमें हम जो पार्ट्स और इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन दोनों के बारे में क्या करेंगे, बात करेंगे। और इसी के बिहाफ पर पूरे क्वेश्चंस भी क्या होते हैं आपके लिए पुटअप होते हैं, तो उनके बारे में भी क्या करेंगे, हम चालू करेंगे, है ना। चलिए, तो हमको भी पता है कि पर्टिकुलर इनिशियल लेवल जो हमारा चला है वो चला, दो तीन स्टेप के बारे में बात की जाए तो हमारा जो इनिशियल लेवल चला बिफोर द 1857, उसके पहले हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट देखा था। आपको मालूम होगा मैकाले की क्या संरचना थी। टुडे वी डिस्कस द क्राउन रूल। इट इज गोज ऑन 1858 टू 1947। हुआ क्या, 1857 के बाद 1857 के बाद जो पूरा का पूरा प्रोसीजर चला, इसमें पर्टिकुलर हुआ क्या, 1857 के बाद हुआ क्या, ब्रिटिश पूरी तरह विफलता रही। क्योंकि आपको भी पता है यहां पर क्या हुआ कि मंगल पांडे के नेतृत्व में जब क्रांति हो गई तो उसके बाद जो नियम आया दैट इज नोन एज द क्राउन रूल। इसे रानी का शासन या ताज शासन कहा गया। एंड वी डिस्कस्ड ऑल अबाउट योर 1858 का भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस महत्वपूर्ण कानून का निर्माण 1857 के विद्रोह के बाद किया गया, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या सिपाही से विद्रोह भी कहा जाता है। भारत के रूल था, ये जो ब्रिटिश रूल हमारा बना था, इसका अलग अलग सिनेरियो बना। सबसे पहले यह कहा गया कि पर्टिकुलर भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस कानून ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और गवर्नर क्षेत्रों और राजस्व संबंधी शक्तियां ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया। सिंपल लैंग्वेज में, दिस इंपॉर्टेंट लॉ इनफेक्टेड आफ्टर द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, ऑल्सो नोन एज द इंडिया फर्स्ट वॉर ऑफ द इंडिपेंडेंस or the Sepoy Immunity. This law, known as the Reform of the Government of India Act, abolished the East India Company and the transferred power of government territories and the revolution to the British monarchy. अब यहां से ऐसा लगने लगा कि ब्रिटिश मोनरॉकी, ब्रिटिश सिस्टम में ये सब प्रणाली कैसे चलेगी, क्या क्या इसका इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा। तो ये जैसे विद्रोह समाप्त होता है तो रानी के शासन को इस नाम से जाना गया। तो क्राउन रूल की क्या क्या विशेषताएं रही, इसके तहत भारत का शासन सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया, बिल्कुल पता है। गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। अभी तक क्या था, पहले बंगाल का गवर्नर, फिर गवर्नर जनरल, फिर गवर्नर जनरल को बदलकर वायसराय कर दिया। वह वायसराय भारत में ब्रिटिश राज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। उधर हमने देखा था विलियम बैटिंग का नाम। लॉर्ड कैनिंग क्या हुए, पहले वायसराय बने 1858 में। अंडर दिस द रूल ऑफ इंडिया वेंट डायरेक्टली अंडर क्वीन विक्टोरिया। द डिजिग्नेशन ऑफ गवर्नर जनरल वाज चेंज्ड टू द वायसराय ऑफ इंडिया। पूछा जाता है कि भारत में वायसराय प्रणाली कब आई, तो आपको मालूम होगा 1858। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर दिया। और जो बाई क्रिमिनल रूल था, जो पर्टिकुलर आपका क्या था, दिस एक्ट एंडेड द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट्स इन द इंडिया बाय एब्लिंग द कंडक्टिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स।
प्रथम वायसराय कौन थे यदि आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग थे। इन्होंने भारत में द्वैध शासन प्रणाली या जो ड्यूल सिस्टम था उसको पूरा का पूरा क्या किया, इन्होंने क्लोज कर दिया। इस अधिनियम की दो विशेषताएं, एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति निहित थी। यह सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य था और ब्रिटिश अंततः संसद के प्रति उत्तरदायी था। A new post, Secretary of the State for India, was the created in which the power of complete control over the Indian administrative was vested. The Secretary was the member of the British Cabinet and was ultimately answered to the British Parliament. हुआ क्या यहां एक्चुअली, सबसे पहले तो भारत के वायसराय बन गए, द्वैध प्रणाली सिस्टम बंद कर दिया गया। तीसरी प्रणाली क्या हुई, इसमें राज्य के सचिव मतलब भारत के सचिव का एक नया पद लाया गया और सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया जो एक सलाहकार समिति थी और परिषद का अध्यक्ष भारत के सचिव को बनाया गया। डायरेक्टली आप इसमें पढ़ सकते हैं पिछले 1 2 3 4 को 3 4 को एक बार रीड आउट को क्या हुआ इसमें। अब जब भारत की सहायता के लिए 15 सदस्यीय टीम आई, क्योंकि हुआ क्या था, सबसे पहले गवर्नर जनरल जो थे भारत का वायसराय बना दिया, सचिव आया गया और उसके लिए कमेटीज आई। इस कानून के तहत भारत सचिव परिषद का गठन किया गया जो एक नियमित निकाय के भारत और इंग्लैंड के, और इसमें क्या हुआ, अंडर दिस एक्ट द काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज फॉर्म्ड विच ऑफ द कॉर्पोरेट बॉडी एंड द राइट टू सूट। अब क्या हुआ, भारत और इंग्लैंड के जो संबंध थे उनको मुकदमा करने का अधिकार भी दिया जा सका। 1858 के कानून का प्रमुख उद्देश्य प्रशासनिक मशीनरी में सुधार था जिसके माध्यम से इंग्लैंड में भारतीय सरकार का अधीक्षण और इसका नियंत्रण हो सकता था, और इसने भारत में प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। इस पार्ट में हमने देखा क्राउन रूल। क्राउन रूल में सबसे पहले क्या हुआ, भारत के गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय बदला गया, सचिव सेक्रेटरी का एक पोस्ट आई, इंटरफेयरिंग ऑफ द इंडिया एंड द ब्रिटेन द रिलेशनशिप ऑफ द बोथ, ये सब इन्होंने कराया। 1861, 1892 और 1909 के भारत शासन, अब तीन एक साथ देखेंगे। 1858 के बाद 1861 में आया। 1857 की महान क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने महसूस किया कि भारत में शासन चलाने के लिए भारतीयों का सहयोग लेना आवश्यक है। इस सहयोग नीति के तहत ब्रिटिश संसद ने 1861, 1892 और 1909 तीन अधिनियम पारित किए। 1861 का भारत परिषद अधिनियम भारतीय संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में महत्वपूर्ण, क्योंकि 57 की क्रांति हो चुकी थी, भारत के वायसराय बन गए थे। एक क्वेश्चन बता दीजिएगा, भारत के वायसराय प्रथम वायसराय कौन थे, कमेंट करके। आपको पता होगा लॉर्ड कैनिंग। मैकाले को पर्टिकुलर अलग प्रणाली आई। तो आफ्टर द ग्रेट रिवॉल्यूशन ऑफ 1856 द ब्रिटिश गवर्नमेंट रियलाइज्ड दैट इट वाज नेसेसरी टू टेक द कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वंस टू रन द रूल इन इंडिया। अगर भारत में रहना है तो भारत में रहने के लिए, भारत में शासन करने के लिए भारतीयों का सहयोग अनिवार्य है। अंडर दिस कॉर्पोरेशन पॉलिसी द ब्रिटिश पार्लियामेंट पासेस द 3 न्यू एक्ट्स। अब ब्रिटिश ने क्या किया, 3 न्यू एक्ट दैट इज पास एज 1861, 1892 and the 1901. The Indian Council Act of 1861 was the importance of the Indian Constitution and the political. 1861 के भारत शासन अधिनियम द फीचर्स ऑफ इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। अब क्या हुआ, जब इनको ये लगा कि भारत में अगर रहना है, भारत का कानून बनाना है, तो यहाँ के लोगों को सम्मिलित करना पड़ेगा, और इसके लिए इन्होंने क्या किया, प्रतिनिधियों को शामिल करा। इस प्रकार वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तृत परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नामांकित कर सकता था। 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय
बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। अब ये धीरे 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 अपने जो रूल्स थे उनमें धीरे धीरे इंडियंस को रेगुलेट करने लगे। दिस मार्क्ड एट द बिगिनिंग ऑफ involving India representative in the law-making process. Thus, the victory Viceroy could nominated some of the Indians and the non-office members in the example council in 1862. Lord Canning nominated the three Indians, the Raja of Banaras, the Maharaja of Patiala and the Shardinka Rao at the legislative council. हुआ क्या? भारत में कानून बनाने के लिए इसके तहत राजाओं को सम्मिलित किया जाने लगा। इस अधिनियम ने मद्रास और बंबई में प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियां पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू की। अब क्या हुआ, इसमें प्रेसिडेंसी को शक्तियां दी। इस प्रकार अधिनियम ने रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा शुरू की गई केंद्रीकरण प्रवृत्ति को उल्टा कर दिया और 1833 के चार्टर अधिनियम के साथ ही अपने चरम पर पहुंचा दिया। इस विधायी विकास नीति के कारण 1937 तक संपूर्ण आंतरिक स्वायत्तता हासिल हो गई। इसका सिंपल सा मतलब था कि जो प्रेसिडेंसी रूल हुआ करते थे, प्रेसिडेंसी राजशाही शासन जो थे मद्रास और मुंबई के, वो फिर से स्टार्ट किए गए। दिस एक्ट बिगन द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय द रिटर्निंग लेजिस्लेटिव पावर टू द मद्रास एंड द बॉम्बे प्रेसिडेंसी। दिस एक्ट थस रिवाइज्ड द ट्रेंड ऑफ द सेंट्रलाइजेशन बिगन बाय द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 which raised its peak in the Character Act 1833. Due to this policy of the legislative development, the province achieved complete internal autonomy. 1861 में क्या हुआ? 58 वाला क्लियर है, वायसराय वगैरह बदले गए। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या हुई कि लॉर्ड कैनिंग ने तीनों को सम्मिलित किया और इसमें 1937 तक संपूर्ण प्रांत में इसको क्या किया गया, जोड़ा गया। बंगाल, उत्तर सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन हुआ। वायसराय को परिषद कार्य संचालय में अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान की गई। इसने लॉर्ड कैनिंग द्वारा 1859 में प्रारंभ की गई पोर्टफोलियो प्रणाली को भी मान्यता दी। इसके अंतर्गत वायसराय की परिषद का एक सदस्य या एक से अधिक विभागों का प्रभारी बनाया जा सकता था। इसे इस विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम। अब क्या हुआ, तीसरे नंबर पे यहां पे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी 1861 में कि बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन हुआ और जो भी गठन होता था उसमें न्यू पावर, न्यू लेजिस्लेचर इनको क्या करने लगे, स्टेप बाय स्टेप ये लोग प्रदान करने लगे। इसने वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। ऐसे अध्यादेश के मत क्षमा मतलब क्या होता था, अगर मान लीजिए विधान परिषद में बहुमत नहीं मिल रहा, किसी एक्ट पारित करना है या कोई एक्टिविटी है, तो उसके लिए क्या किया गया, मैक्सिमम टिल द 6 मंथ तक कोई भी कानून ये बनाकर इसकी जो वैलिडिटी रहती थी वो तो मैक्सिमम 6 मंथ तक रहती थी। दैट्स ऑल अबाउट योर 1861। क्या क्या हुआ इसमें एक बार देख सकते हैं। 1861 में सबसे पहले जो एक्टिविटी हुई, लॉर्ड कैनिंग ने बनारस और यहाँ के जो अन्य राजा थे उनको पूरी तरह से क्या किया, सम्मिलित किया, पावर दे दी, आर्थिक स्वायत्तता लागू कर दिया। उसके बाद ये एक्टिविटी उनको अलग से पोर्टफोलियो प्रणाली में मान्यता दी गई और वायसराय को बिना किसी के काउंसिल के एक कानून बना सकता है विच इज मैक्सिमम वैलिडिटी ऑफ द 6 मंथ। 1892 के अधिनियम की विशेषता, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अब क्या हुआ, धीरे धीरे सेंट्रलाइजेशन सिस्टम जो है वो बढ़ने लगा और ऐसा लगा कि हाँ प्रणाली में क्या है, हम बदलाव भी कर सकते हैं, इनको डिसेंट्रलाइजेशन किया जा सकता है। तो थ्रू दिस द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर इन द सेंट्रल एंड द प्रोविजनल legislative council was increased, although the majority remained government member. इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, हालांकि बहुमत सरकारी सदस्य का रहता था। इसने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि कर उन्हें बजट पर बहस करने, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अधिकृत किया। मतलब बजट बनाना, अगर कोई प्रश्न पूछ रहा तो उस प्रश्न का उत्तर देना, इस प्रकार की पूरी चीजें बनाई। इन इट इंक्रीज द फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल बाय ऑथराइजेशन देम टू डिबेट द बजट
एंड आंसर क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। जो भी एग्जीक्यूटिव उनके प्रश्नों के जवाब देने के बाद आगे की प्रक्रिया बढ़ाई गई। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत याद रखिएगा। इसमें केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन के लिए वायसराय की शक्तियों का प्रावधान था। इसके अलावा प्रांतीय विधान परिषदों में गवर्नर को जिला परिषद नगर, अब क्या हुआ, इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन एमंग चालू किया। जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ, जमींदार और इनकी सिफारिश करने को नियुक्त करने की शक्ति दे दी। अब धीरे धीरे रूल्स एंड रेगुलेशन ये बढ़ा रहे हैं। इट प्रोवाइड द पावर ऑफ द वायसराय टू नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर टू द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड द बंगाल चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। Apart from this, in this provisionary legislative council, the governor is appointed as the district council, municipality, university, headed the power of appointment non-official member on the recommendation of trade union, landlord and the chamber of commerce. इसने क्या किया, धीरे धीरे जो वायसराय होते थे उनको पावर ये लोग देने लगे और इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद दोनों में गैर सरकारी संस्थानों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष रूप से चुनाव का प्रावधान किया। अब इन्होंने क्या किया, चुनाव प्रयोग नहीं हुआ, इसमें निश्चित निकायों के लिए नामांकन की प्रक्रिया कही गई। अब धीरे धीरे जो ब्रिटिश में रूल था इलेक्टेड पद्धत, नॉमिनेशन पद्धत, जनता द्वारा डेमोक्रेटिक, वो धीरे धीरे लाने लगे, लेकिन शुरू में इन्होंने ये शब्द नहीं लाए। नेक्स्ट वन 1909। 1892 वाली कहानी आपको क्लियर हो गई कि वहां पर सिनेरियो ही अलग था, एक्टिविटीज अलग थी। इनका एक ओवरव्यू आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से मैं प्रोवाइड करा दूंगा। इस अधिनियम को मार्लोमेंट सुधार के नाम से भी जाना जाता है। उस समय मार्लोमेंट इंग्लैंड के भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत में वायसराय थे। हुआ क्या, 1909 नाम को मार्लो मिंटो, मार्लो कौन थे उस समय पे, मार्लो मिंटो सुधार, उस समय लॉर्ड मॉर्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और मिंटो भारत में वायसराय थे। दिस एक्ट इज ऑल्सो नोन एज द मार्लो मिंटो रिफॉर्म। एट द टाइम लॉर्ड मॉर्ले वॉज द सेक्रेटरी ऑफ दैट, क्योंकि पूरी तरह से सेक्रेटरी बनाया जाने लगा था वायसराय। इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के आकार की काफी वृद्धि की। परिषद की संख्या 16 से बढ़कर 60 हो गई। प्रांतीय विधान परिषद में इनकी संख्या समान नहीं थी। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, सेंट्रल सेक्रेटरीट में पद बढ़ाने लगे। इट सिग्निफिकेंट इंक्रीज द साइज ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविजनली लेजिस्लेटिव काउंसिल। देयर नंबर इन द सेंट्रल काउंसिल इंक्रीज फ्रॉम 16 to 60। देयर नंबर वॉज नॉट इक्वल टू द प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसने केंद्रीय परिषद में सरकारी बहुमत को बनाए रखा, प्रांतीय परिषद में इसके बहुमत की उम्मीद नहीं थी। 1909 को क्या कहा जाता है, मार्लो मिंटो एक्ट के नाम से जाना जाता है। यहां पर इन्होंने क्या किया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम चला दिए। मतलब सीधे तौर पे कहा जाए तो इनके काम करने का तरीका, पूरा का पूरा सिस्टम, ये सब अलग रखा गया। सिंपल तौर पे कहा जाए तो 1919 में मार्लोमेंट क्यों नाम दिया, क्योंकि मार्लो कौन थे उस समय पे, इंग्लैंड के में भारत के राज्य सचिव थे, और मिंटो कौन थे पर्टिकुलर आपके, जो मिंटो थे भारत के वायसराय थे। इसने दोनों स्तरों पर विधान परिषदों के चर्चा कार्यों का दायरा बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट पर संकलन। It expanded the scope of discussion function of the legislative council at both the levels, for example asking supplementary questions, keeping resolution budget। अब धीरे धीरे ये लोग बजट रखने लगे, रेजोल्यूशन बनाने लगे, केंद्रीय समिति आ चुकी थी, धीरे धीरे एक्सपांड करने लगे। और इसके पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी के साथ एसोसिएशन बनाने का, फर्स्ट टाइम इन द provision were made an Indian form of association with the executive council of the Viceroy at the governor। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। उन्हें विधि सदस्य, लीगल मेंबर बनाया गया। सबसे पहले व्यक्ति कौन थे जिनको मेंबर बनाया गया, दैट पर्सन नोन इज द सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। बिल्कुल याद रखिएगा इनका नाम। तो 1919 में इन्होंने क्या किया कि अपना एक्सपांड किया, मार्लोमेंटो सुधार लाया। उदाहरण के तौर पर अनुपूरक प्रश्न पूछना, बजट बनाया, उसके आधार पर एक्टिविटीज करना, ये पूरी कहानी इन्होंने रख दी थी। इस अधिनियम ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस नियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिक प्रधान दी और मार्लो मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में। एक्चुअल में हुआ क्या कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक ही थे। पहले कुछ सिस्टम नहीं चल रहा था, लेकिन यहां मार्लो मिंटो ने क्या कहा कि बोला अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति है तो उसको केवल मुस्लिम व्यक्ति वोट दे सकता है। तो यहां पर सांप्रदायिकता जो द एक्ट मेड द प्रोविजन ऑफ द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मुस्लिम ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन इलेक्शन। अंडर दिस ओनली मुस्लिम वोटर कुड इलेक्ट द मुस्लिम मेंबर। ये सबसे खराब चीज थी सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए, कम्युनल के लिए। थस दिस एक्ट गेव द legitimacy to the communalism and the Lord Minto was also the father of the communal election। पूछा गया क्वेश्चन है कि सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? मिंटो के। और इसने प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय, जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व रखा। मतलब इसने पूरा का पूरा सिस्टम बना features of the Act of 1909 that gave the simple rules and regulation for the communal election, and the father of the communal election that is known as the basically the person name is the Lord Minto. He given the simple statement, if any Muslim person that is elected only the Muslim candidate, and if any Hindu candidate that is elected by the Hinduism, means that is a communal all is divided by the father of the communal that is known as the Parliamento। भारत शासन अधिनियम 1919 that's ending of the Parliament 1909 and the new law that is passed as भारत शासन अधिनियम 1919। 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया कि उसका उद्देश्य भारत में प्रमुख रूप से उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था। अब ब्रिटेन को लगने लगा था कि इंडिया में हम क्या करेंगे, सरकार भारत की बनवाएंगे। उसका रीजन भी था, वर्ल्ड वॉर था, 14 से 18 तक तो सपोर्ट चाहिए था। On August 20th, 1970, the British government declared for the first time that its objective was to the establish gradually responsible government in India। क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम बनाया गया जो 1921 में लागू हुआ। इस कानून को मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मार्टिन भारत के राज्य सदस्य थे, जबकि चेम्सफोर्ड वायसराय। आप जितने भी मार्लो मिंटो, तो मार्लो इज द स्टेट सेक्रेटरी एंड मिंटो इज द वायसराय। चेम्सफोर्ड मार्टिन भारत के राज्य से हुए और चेम्सफोर्ड क्या थे, वायसराय थे। और यहीं से भारत में स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट इन्होंने किया। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दिस एक्ट? द केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान कर उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को अपनी सूचियों के विषयों पर विधान बनाने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय एकात्म नहीं रहा। अब इन्होंने क्या किया, सेंट्रल कंट्रोल ओवर द स्टेट वॉज रिड्यूस्ड बाय द आइडेंटिफाइंग एंड सेपरेशन the list of the central and the providence subject। The central and the provisions legislative council were given the power to make legislation on subject from their respective list, but the structure of the government remains centrally। अब हुआ क्या, केंद्र और प्रांतीय विषयों की सूची की पहचान किया गया, अलग अलग किया। विधान परिषदों को सूची के विधान बनाने का अधिकार दिया, लेकिन सरकार का ढांचा केंद्रीय और एकात्म नहीं बना। इसने प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में विभक्त किया, हस्तांतरित और आरक्षित। हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर का शासन होता था। इस कार्यों में वह उन मंत्रियों की सहायता, हस्तांतरित इंटरफेरेंस जिसका हो पाई, जो विधान परिषद के पर उत्तरदायी थे। दूसरी ओर आरक्षित विषयों पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की सहायता से शासन करता था, जो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायित्व नहीं था। शासन की इस दूसरी व्यवस्था को द्वैध यूनानी शब्द डाइआर्कीशो शब्द व्यवस्था कहा गया, काफी हद तक असफल रही। अब यहां क्या हुआ, सेंट्रल के लिए अलग चलाने लगे ये लोग, स्टेट के लिए अलग। सिंपल सा कहा गया कि इस प्रांतीय विषयों को दो भाग, हस्तांतरित और अनारक्षित।
आरक्षित, हस्तांतरित पर गवर्नर और आरक्षित पर गवर्नर कार्यपालिका परिषद की मदद से इसको ओके करता था। It again divided the provision subject into the two parts, transferred and reserved. The governor had control over the transferred subject, and in this work he took the help of those ministers who were responsible to legislative council. On the other hand, the reserved subjects were ruled by the governor with the help of the executive council, which was not answerable to the legislative council. This dual system of governance was called the diarchy. It's a union Greek word. इस अधिनियम ने पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ की। अब ये यहाँ से द्विसदनात्मक व्यवस्था और प्रत्यक्ष डायरेक्ट ला रहे थे। राज्यसभा और लोकसभा का गठन किया गया और दोनों सदनों में बहुसंख्यक सदस्यों को माध्यम से निर्वाचित किया। तो पूछा गया क्वेश्चन है, और इस बार पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन हुआ है, इसलिए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है ये क्वेश्चन पूछने की कि आपका क्या होगा। ये पूरा का पूरा सिनेरियो यहां पर बनेगा। इसमें क्या हुआ कि इस बार जब पार्लियामेंट की कहानी है तो पार्लियामेंट कौन से आर्टिकल में है, क्या है, सबसे पहले ये पूछेगा कि ये जो पार्लियामेंट है ये कब आया। तो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो था, जो भारत शासन का अधिनियम था 1919, उसी के तहत इसको क्या किया गया, लिया गया बेटा। ये आपसे पूछा जा सकता है कि कब आया, क्या पार्ट थे इसके, कौन सा सिनेरियो बना था। तो बहुसंख्यक सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया जा सकता था। इसके अनुसार वायसराय की कार्यकारी परिषद के 6 सदस्यों में कमांडर इन चीफ को 3 सदस्यों का भारतीय, अब इंडियन का काफी ज्यादा प्रलोभन बढ़ने लगा, पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा। इन्होंने अपनी लिमिट सीमा में भी 6 सदस्यों को में से 3 भारतीय रखे। इसने सांप्रदायिक आधार पर सिख, भारतीय, शाही, आंग्ल भारतीय, यूरोपियों के लिए पृथक निर्वाचन सिद्धांत विस्तारांतरित किया, और इस कानून ने संपत्ति कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या के लोगों को मताधिकार प्रदान किया। This law provide the franchises to the limited number of people on the basis of property tax and the education. It extended the principle of separation electorates and the communal line to the Sikh, Indian Christians, Anglo-Indian and Europeans. सबके लिए अलग अलग प्रणाली बनने लगी, अलग अलग सिद्धांत बनने लगे। ये इनके लॉज थे। ये लॉज डायरेक्टली ब्रिटेन की जो रानी थी उसके द्वारा गवर्न होते थे, फाइनलाइज वहीं से होते थे। बस भारत में लोगों को दिखाने के लिए पूरी एक्टिविटी चलाई गई, लेकिन किया भी ठीक। एक्टिविटी चलाई गई, उसके तहत जो कार्यक्रम हुए उनको देखा गया। इसके बाद इस कानून ने लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया, और अब तक भारत सचिव द्वारा किए जा रहे कुछ कार्यों को उच्चायुक्त को स्थानांतरित कर दिया। दिस एक्ट क्रिएटेड द ऑफिस ऑफ द हाई कमिश्नर फॉर इंडिया इन लंदन एंड ट्रांसफर्ड सम ऑफ द फंक्शन hitherto performed by the Secretary of State for India to the High Commission. इसने एक लोक सेवा आयोग का गठन किया। अतः 1926 में सिविल सेवकों के भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इसने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया और राज्य विधानसभाओं को, मतलब अब ये धीरे धीरे जो आज के प्रोसीजर है उसी के हिसाब से ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या करने लगे, रन कराने लगे। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, और आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन भी जो इसके ऊपर बने हैं वो भी मैं कराऊंगा विथ फुल एक्सप्लेनेशन, तो आपको क्लियर होगा कि इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट इस पे बना है। इसके अंतर्गत एक वैधानिक आयोग का गठन किया जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। अंडर दिस ए स्टैट्यूटरी कमीशन वाज फॉर्म्ड, whose job was to submit the report after the 10 year of investigation। 10 साल का इन्वेस्टिगेशन के बाद इन्होंने प्रस्तुत किया।
अगला इन्होंने क्या किया, आज हमने 3 चीजें पढ़ी, आपको पूरी तरह से पूरी चीजें क्या होंगी मालूम रहेंगी। अगला जो प्रोसीजर रहेगा, अब तीनों एक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही क्राउन रूल में 1858 रहा, फिर उसके बाद दूसरा ये मार्टिन चेम्स्फोर्ड और इनके साइमन कमीशन। ब्रिटिश सरकार ने नवंबर 1927 में 2 वर्ष पूर्व ही नए संविधान में भारत की स्थिति का पता लगाने के लिए सर जॉन साइमन के नेतृत्व में 7 सदस्यीय वैधानिक आयोग के गठन की। आयोग के सभी सदस्य ब्रिटिश थे, इसलिए सभी दलों ने इसका बहिष्कार कर दिया। आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकार का विस्तार, ब्रिटिश शासन के संघ की व्यवस्था, सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने की संग जो मॉर्ड मिंटो ने सुधार किया था सांप्रदायिक व्यवस्था, उसके आधार पर जो टेक्नोलॉजी चल रही थी उन सबको क्या किया गया, स्टार्ट करने का किया गया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्लेक्ट द स्टेट्स ऑफ इंडियन इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन नवंबर 1927, 2 years ahead of schedule, announced from formation of the 7-member statutory commission under the leadership of Sir John Simon to find out. Commission, all its members were British, so all the parties commission present established the, and it recommended the most important that governor state establish of the Union British India and communal. इन्होंने सीधे कह दिया कि सांप्रदायिकता जो आप करा रहे हो वो कराते रहिए, ब्रिटिश रूल को चलाते रहिए, उसी के हिसाब से ये पूरा का पूरा सिनेरियो चलेगा। आयोग के प्रस्तावों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोले से सम्मेलन किए। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर संवैधानिक सुधारों पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया, जिसे विचार के लिए ब्रिटिश संसद की संयुक्त प्रवर समिति के समक्ष रखा गया। इस समिति की सिफारिशों को कुछ संशोधन के बाद भारत परिषद अधिनियम 1935 में शामिल कर लिया। अगला जो आएगा 1935 आए। टू कंसीडर द प्रपोजल ऑफ द कमीशन, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हेल्ड द 3 राउंड टेबल। आपको पता होगा गांधी इरविन समझौता कहिए 1930 में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए विथ रिस्पेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश इंडियन एंड द इंडियन प्रिंसरी states. On the basis of discussion held in the conference, a white paper on the constitutional reform was prepared, which was put up the consideration placed before the joint selection committee of the British Parliament. The recommendation of the committee inappropriate by Indian Consulate. अगला जो बनेगा भारत शासन अधिनियम या भारत शासन कानून बनेगा। बहुत सारे कम्युनल अवार्ड हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त। अब ब्रिटिश में क्या हुआ वहां पर पर्टिकुलर, जब यहां से ऐसा पता चला कि मुस्लिम मुस्लिम को चुनेगा, सिख सिख को चुनेगा, तो वहां पर ब्रिटेन में भी कहानियां बदलने लगी। और जब ब्रिटेन में कहानियां बदली तो उनके लिए अलग सिनेरियो क्या हुआ, इसके बिहार कम्युनल अवार्ड या कम्युनल जो अवार्ड थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए एक योजना की घोषणा की। इसे कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से भी जाना लगा। अब होता क्या था, हर समझौते में आपको पता है कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स बनी रहती थी। उसी को दूर करने के लिए इन्होंने क्या किया, अवार्ड में न सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन, आंग्ल भारतीयों की निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया, बल्कि इसे दलितों के लिए भी विस्तरित कर दिया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था से गांधी बहुत व्यथित हुए। उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना या राधना जेल में अनशन प्रारंभ किया। अब यहां से क्या होगा, आपकी दोनों एक्टिविटी चालू होंगी।
एक तो पर्टिकुलर हम ये देखेंगे कि कैसे कानून बनेगा, और दूसरा इंडियन फ्रीडम एक्ट या भारतीयों के लिए कौन सी कहानी बनी, और हिंदू निर्वाचन प्रक्रिया और 1935 का क्या क्या अधिनियम रहा, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, भारत शासन अधिनियम की। यहां तक आपको क्लियर होगा? क्वेश्चंस आपको यहां तक मिल जाएंगे, पूरी चीजें क्लियर रहेंगी। बाकी की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर कोई डाउट्स है तो कमेंट करके पूछिएगा रियल टाइम पे। क्लियर? बाकी की चर्चा नेक्स्ट क्लास।